Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Concept of Physics Classes by ललन कुमार। प्यारे बच्चे, हम लोगों को पता था कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कूलम्ब फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। कूलम्ब फोर्स को वेक्टर के रूप में लिखने के लिए हम लोग सीखे थे, जिसको हम लोग रिव्यू करते हुए आगे चलेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आप लोगों से पूछेंगे कि कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो आपको बोलना है। और उसके बाद फिर उसी कूलम्ब फोर्स को पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखने सीखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठेगा हमारा कि पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। तो ये 11th का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? 11th क्लास का टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। वेक्टर का एनालिसिस का टॉपिक है। तो आप में से कितने बच्चों ने पोजीशन वेक्टर पढ़ा है, किसके दिमाग में है? एक बार हाथ उठा के बताइए, पोजीशन वेक्टर को समझते हैं। बस 4-5 बच्चे ने हाथ उठाया मत, सारे बच्चे लोग मेरे महान कलाकार हैं। बाकी लोग ध्यान दीजिएगा, हम आपको यदि याद नहीं है तो मैं आपको एकदम टू दी पॉइंट पोजीशन वेक्टर आज सिखाने का काम कर रहे हैं। और आज के बाद फिर कभी भी 10 दिन के बाद अचानक ज़रूरत पड़ेगा पोजीशन वेक्टर बोलने का, तो आप उस समय नो नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? वेरी गुड। चलिए, आप समझदार हैं, इशारा समझते हैं। चलिए, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कूलम्ब फोर्स को पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये हम लोग पिछले क्लास में लिख चुके थे। तो इसमें बताना चाह रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ए और बी दो चार्ज पार्टिकल है। ए और बी क्या है? हमारा दो चार्ज पार्टिकल है, जिसका चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या लेते थे? R। तब Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स लगता है उसको डिनोट करते थे हम लोग वेक्टर, मुँह में आवाज़ नहीं है, वेक्टर F21, क्या बोलेंगे उसको? और Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा उस फोर्स को कैसे डिनोट करेंगे? वेक्टर F12। वेरी गुड। तो उस वेक्टर F21 और F12 को लिखने के लिए हमें डिस्टेंस का ज़रूरत पड़ता है, और डिस्टेंस को लेते थे Q1 से Q2 की ओर। Q1 से Q2 की ओर डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए कहे थे वेक्टर R21। किसे डिनोट करते थे? वेक्टर R21। और Q2 से Q1 की ओर डिस्टेंस को डिनोट करते थे वेक्टर R12। यूनिट वेक्टर लेना है तो आर कैप देना है, और वेक्टर लेना है तो वेक्टर के रूप में लिखना है। तो चलिए आइए, इतना बात हम लोगों को याद है, पिछले क्लास के में सिखाया गया था। अब हम आपको बताएंगे वेक्टर फॉर्म में लिखना है कूलम्ब फोर्स को। कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म लिखना है तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स वेक्टर F21 बराबर 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर बाय R इंटू R21 कैप। और यदि कैप को हटाएंगे तो आपको सिखाए थे R21 कैप बराबर वेक्टर R21 बाय वेक्टर R21, सिखाए थे ना। तो इसको रिमूव करेंगे तो वहाँ पर ये लिखेंगे तो नीचे में हो जाएगा वेक्टर R21 क्यूब और हो जाएगा वेक्टर R21। यहाँ यदि कैप है तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर, और यदि यहाँ वेक्टर है यहाँ हो जाएगा R क्यूब। याद है आप लोगों को? अब इसका दूसरा उल्टा रूप में कहेंगे Q1 पर Q2 के कारण फोर्स, तो लिखने के लिए सिखाए थे सिंबल वेक्टर F12, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाय R12। यहाँ 12 है तो यहाँ भी क्या दिखाते हैं? 12, और यहाँ 12 कैप है ना। और उसी को फिर इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर याद है हम लोगों को? तो चलिए, इसको याद दिलाते हुए हम अब आगे बढ़ेंगे और आगे क्या पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर के रूप में। किस रूप में? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कूलम्ब फोर्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना होगा पोजीशन वेक्टर। क्या समझना होगा? पोजीशन वेक्टर समझना होगा। पोजीशन वेक्टर कहते किसको हैं? तो सर एकदम सिंपल वे में हम लोग समझें कि किसी भी बिंदु के बारे में बात करें, कोई भी पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है। हम लोग साइंस पढ़ने के क्रम में किसी पॉइंट को कहाँ कहाँ ले सकते हैं,
तो कोई भी पॉइंट किसी एक एक्सिस पर हो सकता है, कोई भी पॉइंट किसी एक प्लेन में हो सकता है, कोई भी पॉइंट हवा में हो सकता है। तो कोई भी पॉइंट कितने जगह पर हो सकता है? 3 जगह पर, एक्सिस पर, प्लेन में और एयर में, स्पेस में हो सकता है। तो 3 स्थिति में हम उन तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछेंगे आपसे। तो एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है तो कितना कोऑर्डिनेट होगा? 1 कोऑर्डिनेट। और किसी प्लेन में कोई एक पॉइंट है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट, और हवा में कोई पॉइंट है तो 3 कोऑर्डिनेट। उसको हम इस तरह से लिखेंगे, उसको आप गौर से ध्यान से सीखिए कैसे लिखा जाएगा। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, कूलम्ब फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। मतलब हिंदी में यदि कोई बच्चा जानना चाहता है तो कहेंगे स्थिति सदिश के रूप में कूलम्ब बल को लिखना है। अब कहता है, फर्स्ट नंबर में पहले बताए थे कि एक एक्सिस पर यदि पॉइंट हो, कहाँ पर पॉइंट हो? किसी एक एक्सिस पर। ये रफ वर्क है, ये आपको बच्चे क्लास से ही सुनते आ रहे हैं, रफ करके मैं आपको याद दिलाया हूँ। तब बताऊँगा पोजीशन वेक्टर, और तब बताऊँगा कूलम्ब फोर्स पोजीशन वेक्टर में कैसे होगा। तो रफ वर्क है, उसको मिक्स करके लिखे हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, समझना है, दिमाग में जोर देना है। एक एक्सिस पर पॉइंट होगा तो उसमें कितने कोऑर्डिनेट का ज़रूरत होगा? 1 कोऑर्डिनेट। कैसे कैसे लिखा जाता है? x0 0 0 y0 0 0 z। मतलब x एक्सिस पर पॉइंट है, कोऑर्डिनेट होगा x0 0, y एक्सिस पर पॉइंट है 0 y0, और z एक्सिस पर पॉइंट है 0 0 z। कन्फर्म है? याद आ गया आपको? चलिए, वेरी गुड। अब यदि कहता है दूसरा नंबर में किसी सतह में, किसी सरफेस में हो सकता है, तो पहले ये बताइए सरफेस कौन कौन हो सकता है आपके लाइफ में? 3 सरफेस हो सकते हैं। 3 सरफेस हो सकते हैं। कितने सरफेस हो सकते हैं? 3 सरफेस हो सकते हैं। वह सरफेस कहाँ कहाँ हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा। आपको याद है, मुझे पता है, लेकिन रिवीजन करा रहा हूँ मैं, उसको याद से रिवीजन कीजिए गौर से। आप अपने घर के कॉर्नर पर विचार करो। घर के कॉर्नर पर विचार करोगे तो वह कॉर्नर ऑरिजिन का माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑरिजिन। और उस ऑरिजिन पर कितने एक्सिस मिलते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। घर का जो पिलर होता है वो जेड एक्सिस हो गया। तो आप बच्चे जहाँ भी बैठे हो, ये कौन प्लेन कहलाएगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का प्लेन एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? एक दीवार कहलाएगा वाई जेड प्लेन, और ये दीवार कहला जाएगा एक्स जेड प्लेन। राइट? तो 3 प्लेन का कल्पना हम लोग करेंगे। तो वो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। तो जब कोई पॉइंट किसी प्लेन में सोचेंगे, मतलब आप बच्चों के पोजीशन के बारे में बात करें, सभी बच्चे अलग अलग जगह पर बैठे हैं और आपके पोजीशन को मापना हो तो सभी बच्चों का एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा। तो सभी का पोजीशन भी अलग अलग है। तो उसके पोजीशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा? 2 कोऑर्डिनेट का। एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई 0 लिखेंगे, वाई जेड प्लेन में 0 वाई जेड लिखेंगे, और एक्स जेड प्लेन में एक्स 0 जेड लिखेंगे। 2 कोऑर्डिनेट का ज़रूरत है। तीसरा बात यहाँ पर है, कोई पॉइंट एयर में हो, हवा में हो, तो उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा? 3 कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा। 3 कोऑर्डिनेट्स का ज़रूरत पड़ेगा, और वो ज़रूरत पड़ेगा एक्स वाई जेड, तीनों का ज़रूरत पड़ेगा। तो कोई भी पॉइंट है, कोई भी चार्ज का कल्पना करेंगे हम लोग, तो कोई ना कोई पॉइंट मानेंगे, और उस पॉइंट पर हम लोग का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ता है कोऑर्डिनेट का। किसका ज़रूरत पड़ता है? तो मैंने आपको याद करा दिया कि वह कोऑर्डिनेट कितने तरह से सोच सकते हैं? 3 तरह से सोच सकते हैं। एक्सिस पर 1 कोऑर्डिनेट, प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट, और हवा में 3 कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ तक रिवीजन हो गया आपका? चलिए, यहाँ तक यदि रिवीजन हो गया तो मैं इससे आगे बढ़ूँगा, और फिर अगला पेज मैं चेंज करता हूँ, बताता हूँ आपको पोजीशन वेक्टर। आइए गौर से अब हम पोजीशन वेक्टर पर चर्चा करेंगे। एकदम हर एक लाइन सीखने का चीज़ है, और सीखिएगा गौर से। अब यहाँ से आप सीरियली लिख सकते हैं, उसके पहले तक रफ था। अब यहाँ से आप प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। इसके पहले रिवीजन करा दिया, अब प्रॉपर वे में गप करेंगे। तो सपोज कर लो मैं 3 एक्सिस का कल्पना किया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। 3 एक्सिस का कल्पना कर लिया। तीनों का ओरिजिन कहाँ पर है? ओ पॉइंट पर है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं? 0 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0। अब यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट चुने हैं,
हवा में मान लेते हैं 2 पॉइंट है ए और बी। ए पॉइंट यहाँ पर है जिस पर चार्ज है Q1, बी पॉइंट यहाँ पर है जिस पर चार्ज क्या माने हैं Q2। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं x1 y1 z1। 2 पॉइंट है x1 y1 z1 वो लिखेंगे और दूसरे का लिखेंगे x2 y2 z2। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तब हमको क्या करना है, किसी भी पॉइंट का यदि पोजीशन वेक्टर लिखना है तो गौर से सुनिएगा और दिमाग में सेट कीजिएगा। उस पॉइंट को ऑरिजिन से मिला देंगे। कहाँ से मिलाएंगे, ऑरिजिन से, और ऑरिजिन से पॉइंट की ओर एरो लगा देंगे, वह वेक्टर बन जाएगा। उसी को कहेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे उसको, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ए को मैंने ऑरिजिन से मिला दिया। पॉइंट ए को कहाँ से मिला दिया, ऑरिजिन से मिला दिया, और उसमें एरो दे दिया पॉइंट ए की ओर। तो वेक्टर ओ ए बन गया। क्या बन गया ये, वेक्टर ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए which is denoted by r vector r1, which is denoted by vector r1। पोजीशन वेक्टर को वेक्टर r से डिनोट करते हैं, लेकिन 2 पॉइंट आ जाएगा r1 r2 लिखेंगे, 3 पॉइंट आ जाएगा r1 r2 r3 लिखेंगे, 4 पॉइंट हो जाएगा r1 r2 r3 r4 लेंगे, और सिंगल पॉइंट रहेगा तो सिर्फ वेक्टर r लिखेंगे। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर का डिनोट कर दिए वेक्टर r1 से। फिर चले आइए पॉइंट बी पर। पॉइंट बी को आप ऑरिजिन से मिला दो। पॉइंट बी को किसे मिला दो, ऑरिजिन से मिला दोगे तो वेक्टर ओ बी जो होगा हमारा, ये वेक्टर ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। क्या कहेंगे उसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश हिंदी में बोलते हैं। तो इसको डिनोट किसे करेंगे, वेक्टर r2 से। यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं बोर्ड पर, उसको गौर से देखिए क्या क्या लिखे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, आइए गौर से देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू वेक्टर ओ ए। खाली ओ ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर ओ ए पढ़ेंगे, विच इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए बराबर डिनोटेड बाय r1, वेक्टर r1। अब इसका वैल्यू लिखे आइए। तो ये कैसे लिखा गया, तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के कैप। संतुष्ट हैं, चलिए। तो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को वेक्टर बनाना है तो आई कैप से गुना करेंगे, वाई एक्सिस के डिस्टेंस को जे कैप से, और जेड एक्सिस के डिस्टेंस को के कैप से गुना करेंगे। तो मैंने कोऑर्डिनेट जो x1 y1 z1 है, x1 को आई कैप से मल्टीप्लाई किए हैं, y1 को जे कैप से मल्टीप्लाई किए हैं, और z1 को के कैप से मल्टीप्लाई किए हैं, और करके इसको सबका वेक्टर सम ले लिए हैं। तो वही हो गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया वो, पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो उसके पोजीशन वेक्टर को डिनोट करेंगे वेक्टर r1 से, और उसका वेक्टर फॉर्म में जब लिखना है तो x कोऑर्डिनेट को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, y कोऑर्डिनेट को जे कैप से, और z कोऑर्डिनेट को के कैप से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यही हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अब सर पोजीशन वेक्टर जब बोलते हैं तो उसमें 2 बातें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वह लाइन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो कर रहा है। सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है उसका, तब कैसे लिखेंगे, मॉड लगा देते हैं। तो लिख रहा हूँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर r1 लिख कर क्या लगा देंगे, मॉड। मॉड लगाएंगे, एरो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपका सिर्फ यहाँ बचेगा तुम्हारा r1, और r1 बराबर हो जाएगा क्या, तो किसी कोई भी वेक्टर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, कंपोनेंट के फॉर्म में है, तो उसको उसका मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, कैसे मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो रूट अंडर आई कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट स्क्वायर। ये चीज़ आप जब हाई स्कूल में पढ़ते थे 10th क्लास में, तो आपको ज्योमेट्री में मैथ वाले सर सिखाए होंगे कि ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस लिखने के लिए सिखाए होंगे, और वही डिस्टेंस फार्मूला आएगा। और से देखो, याद आया कुछ क्या, वही चीज़ है। मतलब ओरिजिन से ए का डिस्टेंस कितना है वही बता रहा है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मन में पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या सिखाया आपको, ओरिजिन से पॉइंट ए का डिस्टेंस। तो किस क्या फॉर्मूला हुआ, r1 सिंबल हो गया उसका रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर।
मान लीजिए कि एक्स वाई जेड का मान यहाँ दिया रहेगा 2, 3 और 4, तो ओ से ए का डिस्टेंस पूछेंगे कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 4 13, 16 13, रूट अंडर 29 हो जाएगा रूट अंडर, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि कोऑर्डिनेट मालूम है तो ऑरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए यही फार्मूला हुआ, और इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब सिमिलरली एक पॉइंट के बारे में जब सुन लिए तो दूसरे पॉइंट के बारे में सुनना है तो सिमिलरली लिख देंगे, कोई डाउट मन में? तो सिमिलरली मैं लिखा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, वेक्टर ओ बी, वेक्टर डिनोटेड बाय वेक्टर R2, R2 इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। संतुष्ट है? जल्दी बोलिए। और उसका फिर मैग्नीट्यूड लिखने कहेंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। इसका मतलब हवा में 2 पंखा लटक रहा है, कल्पना कीजिए मन में, एक पंखा पर चार्ज है Q1, दूसरे पंखा पर चार्ज है Q2, और दोनों का पोजीशन वेक्टर मेरे को मालूम है। तब Q1 के कारण Q2 पर फोर्स और Q2 के कारण Q1 पर फोर्स को लिखना है, और लिखने में पोजीशन वेक्टर यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए? अभी जो हम लोग पीछे लिखे थे उसमें पोजीशन वेक्टर यूज नहीं हुआ था, इसमें पोजीशन वेक्टर यूज नहीं हुआ था, यह वेक्टर यूज हुआ था। अब हमें पोजीशन वेक्टर यूज करना है, मतलब वेक्टर R1 और वेक्टर R2 को यूज करना है। तो वो यूज कहाँ से होगा, आइए प्यार से ठंडे दिमाग से सीखिएगा। तो Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस को हम लिखने सीखे थे, वेक्टर R21 लिखना सीखे थे। तो इसको, इसका वैल्यू R1 R2 के टर्म में लिखना चाहेंगे हम लोग। तो इसका वैल्यू R1 R2 के टर्म में लिखना चाहेंगे तो माय डियर बच्चों हमें ट्रायंगल लॉ का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका हेल्प लेना पड़ेगा? कितने लोग ट्रायंगल लॉ जानते हैं? हाथ उठाइए। काली माई की जय। सब लोग नहीं हैं? आइए सीखिएगा। तब बहुत छोटा छोटा चीज़ सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई करनी होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप बच्चे लोग गौर से देखिएगा, एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आप जब भी कोई बैनर मेरा देखिएगा कहीं पर लगा हुआ, तो बैनर के सबसे ऊपर में एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर से देखिएगा। ज्वाइन फॉर गोइंग टू टॉप लेवल फ्रॉम जीरो लेवल। किसी भी थ्योरी को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य होता है, आप कुछ नहीं जानते हो, आप जीरो पर हो, हमेशा मेरा डिस्कशन वहीं से स्टार्ट होता है। और उसके बाद यदि आप नहीं सीख पाते हैं तो आपके किस्मत का दोष होगा। मतलब एकदम महा बोतल से बोतल स्टूडेंट सामने बैठ जाए, कंटिन्यूटी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, मेरा चैलेंज है, उसको मैं दौड़ाने सिखा दूंगा। अब वो आधे मन से बैठेगा तो फिर कोई उपाय, पूरा मन लगना चाहिए। और सच है कि कठिन काम में मन कम लगता है, इससे कोई डाउट, कठिन काम में मन थोड़ा कम लगता है, नहीं के बराबर लगता है। तो अब गुरुजी की चालाकी होती है, कैसे फुसला फुसला के आपको मन लगवाएंगे। नहीं चॉकलेट तो नहीं देंगे, बहुत अलग अलग डिजाइन का मेरे पास चॉकलेट है, जो मुंह में बिना खाए भी स्वाद का अनुभव होगा। राइट? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे ट्रायंगल लॉ यूज करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ का मतलब क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये एक सेकंड में सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ट्रायंगल लॉ का मतलब होता है दो वेक्टर को जोड़ने के लिए सिखाना। टू वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास, उसको जोड़ना है। तो कहा टू वेक्टर को ट्रायंगल के टू साइड में से रिप्रेजेंट कर दो। लेकिन किसी ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो टू
फैक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और तीसरा जो साइड होगा वही उन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। यही है ट्रायंगल लॉ। तो आप बोर्ड पे देखो गौर से, कहीं ट्रायंगल दिखता है क्या? उस ट्रायंगल का नाम है OAB, है ना? उस ट्रायंगल में 3 वेक्टर है कि नहीं? वेक्टर OA, वेक्टर AB, वेक्टर OB, है ना? 3 वेक्टर। उस 3 वेक्टर में 2 का जोड़ एक तीसरे के बराबर होगा, लेकिन किसका किसका जोड़ किसके बराबर होगा यही सीखने लायक चीज़ है। ट्रायंगल लॉ यही कहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें क्या है? जिन 2 वेक्टर का एरो डायरेक्शन सेम ऑर्डर में होगा उसको जोड़ेंगे, और जिसका अपोजिट ऑर्डर में होगा उसके बराबर करेंगे। तो इस फिगर को देख के लगना चाहिए कि मैं कुछ देर के लिए इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये यहाँ नहीं है। अब फिगर साफ साफ दिख रहा है, देखिए। तो 3 वेक्टर आपको दिख रहा है। तो इसमें देखिएगा, इस R1 के एरो को मैं दिखा दिया, इसका एरो R21 का एरो दिखा दिया, और R2 का एरो दिखा दिया, तीनों एरो को दिखा दिया। आप गौर से देखिए, 2 का एरो क्लॉकवाइज है, एक तो एरो एंटी क्लॉक है। तो जो 2 एरो सेम ऑर्डर में है उस दोनों को जोड़ेंगे, और जो अपोजिट ऑर्डर में है उसके बराबर कर देंगे। क्लियर हो गया? तो इसी को मैं लिखने जा रहा हूँ आगे पेज में। आइए गौर से क्या लिखा हूँ। इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कह देंगे वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB बराबर वेक्टर OB। फिगर दिखाएं फिर से, याद आ गया? OA AB OB, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, वो दोनों का जोड़ कर दिया, इसके अपोजिट ऑर्डर में है, इसके बराबर कर दिए। राइट? वेक्टर OA तुम्हारा किससे डिपेंडेंट किए थे? R1 से। वेक्टर AB तुम्हारा क्या था? वेक्टर R21, और वेक्टर OB ये था। हमको ज़रूरत किसका था? R21 का। तो R21 निकालेंगे तो ये जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो वेक्टर R21 बराबर ये लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। देखो, वेक्टर R21 बराबर आ गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो वेक्टर R21 पोजीशन वेक्टर के रूप में आ गया कि नहीं? तो मेरा काम हो गया। तो यही चीज़ बात समझना था इतना देर से। अब कहेंगे उसका मैग्नीट्यूड बता दो। क्या कर देंगे? इसका मैग्नीट्यूड कहेंगे लिखने के लिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो उस पर मॉड लगा देंगे। तो राइट साइड में मॉड लगा देंगे। राइट? तो राइट साइड लेफ्ट साइड में मॉड लगाएंगे, एरो हट जाएगा उसका। सिर्फ क्या लिखेंगे? R21 बराबर ये इतना लिख दिए हैं, उसका भी एरो हटा देना चाहिए। इसको भी तो ऐसा कर देना चाहिए। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं? कंफर्म है? हाँ सर। अकेला सिंगल टर्म होगा और उस पर मॉड लगाएंगे तो एरो गायब होगा। प्लस और माइनस के फॉर्म में रहेगा और मॉड रहेगा तो उसका एरो नहीं हटेगा। वो सिर्फ ऐसा ही लिखना पड़ेगा, आपको इसको रिमूव नहीं करना है यहाँ से। मतलब ये बताना चाहता है इन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, अलग अलग मैग्नीट्यूड नहीं, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। तो चलिए आइए, इसको मैंने सोच लिया। तो वेक्टर R21 भी निकाल लिए और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए। इसी दोनों का हमको कूलम फोर्स लिखने में यूज होता है, और वो दोनों को पोजीशन वेक्टर के रूप में मैंने लिख लिया। अब यहाँ तक लिखने के बाद तब हम लोग मेन पॉइंट पर आए हैं। Q2 पर Q1 के कारण कूलम फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज डिनोटेड बाय वेक्टर F21। जल्दी बोलो। विच इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर R21, है ना? तो इसको यहाँ से हटा देंगे, इसके बदले इसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो वहाँ पर यह लिख दिए, गौर से देखिए, गौर से। और
R21 के बदले क्या लिख दिए, मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होल क्यूब है, होल क्यूब दे दिए। अब जो ये फार्मूला मिला वेक्टर F21 का, जो फार्मूला ये वाला मिला, देखो इसमें दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आया कि नहीं आया, यही तो मुझे लिखना था, यही तो हेडिंग था। कूलम्ब फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, R2 R1 is the position vector of point A, R2 is the position vector of point B, right? A and B are two charges, right? तो कूलम्ब फोर्स पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आ गया। क्लियर? तो ये R1 R2 भी डायरेक्ट आपको सवाल में नहीं दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? और कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो पहले R1 R2 निकालना पड़ेगा आपको, R1 R2 निकालना पड़ेगा, जो आपको अभी निकाल के बताए थे। है देखिए यहाँ पर वेक्टर R1 सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, वेक्टर R2 निकालना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तब कूलम्ब फोर्स का जो फार्मूला मिला उस फार्मूला में डायरेक्ट इसको यूज करना पड़ेगा, इसमें तब डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा उसको, राइट? क्लियर हो गया अब? तो जैसे Q2 पर Q1 के कारण कूलम्ब बल निकाले, उसी तरह से Q1 पर Q2 कारण निकाल लोगे। कन्फर्म? तो क्या अंतर हो जाना चाहिए फार्मूला में? सर यहाँ पर जरूरत पड़ जाएगा R21 को हटा के इसके स्थान पर वहाँ जरूरत पड़ेगा R12, इसका जरूरत पड़ेगा। तो R21 है तो 2 माइनस 1, R12 होगा तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 निकलेगा। कहाँ से सोच आया? ट्रायंगल लॉ से। कहाँ से सोच आएगा? ट्रायंगल लॉ से ये सोच आएगा। आइए गौर से ये सोच को भी आपके अंदर दिखा देता हूँ फिगर में जल्दी से। सर हमें चाहिए वेक्टर R21 मतलब 1 से 2 की ओर, अब 2 से 1 की ओर, तो हमको ये डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, इधर दिखाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर R12। तो जैसे वो लेंगे तो इसका डायरेक्शन बदल गया कि नहीं बदल गया? अब ये डायरेक्शन इधर से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये रहेगा, ये रहेगा। अब देखो इसमें ये दोनों सेम ऑर्डर में हुआ, मतलब OB और BA, BA हो जाएगा वेक्टर R12। तो BA और OB ये दोनों सेम ऑर्डर में हुआ, OA तुम्हारा अपोजिट ऑर्डर में हो गया। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख सकते हैं। उसी को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल OBA। क्या लिख रहा हूँ गौर से देखिए, इन ट्रायंगल OBA फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, तो क्या लिखेंगे? वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA बराबर वेक्टर OA। होगा कि नहीं होगा? तो फिर ये चीज़ हो जाएगा, इससे तुम्हारा ये निकल गया। फिर ये निकल गया तो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी लिख देंगे हम लोग। हो गया ना? फिर फोर्स लिखेंगे तो हो जाएगा। तो उसमें आया था R2 माइनस R1, इसमें आ गया R1 माइनस R2। यहाँ 1 2 तो 1 माइनस 2, उसमें था 2 1 तो 2 माइनस 1। याद हो गया? सीधा याद हो गया सबको? जल्दी बोलो। अब आप लिख लीजिए आराम से, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। ओके, ठीक है, आराम से लिख लीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सबको लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, कमेंट भी क्या कीजिए कि कैसा क्लास है, कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, सब कमेंट क्या कीजिए, लाइक क्या कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।